हेलो बच्चों, आज हम एसएसटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन घटनाओं के बारे में जो भी कुछ हुआ इस दुनिया में बदलाव, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकेम इकोनॉमिकली पुअर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जन की हानि यानी कि लोगों की मौत भी हुई थी और लोग हैंडीकैप भी हुए थे, मारे गए थे और साथ ही साथ धन की भी हानि हुई थी, यानी पैसों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, लोग बहुत ही इकोनॉमिकली गरीब बन गए थे। लोगों की तो क्या बात करें, पूरे देश गरीब बन गए थे। ठीक है, द इमीडिएट गवर्नमेंट्स इन पावर वेयर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशन। ठीक है, और जो गवर्नमेंट्स थी या जो कुछ देश आज़ाद हुए थे, उन देशों की जो गवर्नमेंट बनी थी वो शुरुआत में एकदम ये परिस्थितियों को ठीक करने की हालत में नहीं थी या उनसे वो ठीक नहीं हो रही थी। पीपुल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठता जा रहा था। डेमोक्रेसी में आप जानते हो, जहां जनता खुद अपने नेताओं को चुनती है। डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज विच बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत जगह पर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। तानाशाही मतलब जो देश का सबसे पावरफुल इंसान है, जो देश का सबसे ज्यादा पावरफुल पैसों से और ताकतवर इंसान है, जिसके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री फोर्स है, वो लोगों ने अब देशों की कमान संभालना शुरू कर दिया था। और विश्व के काफी देशों में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शुरू हो गई थी। यानी कि लोग जो ज्यादा ताकतवर होते थे, जिनके पास ज्यादा मिलिट्री पावर होती थी, वो अपने आप को उस देश का राजा या उस देश का एक तरह से मुख्य इंसान घोषित कर देते थे और पूरे देश को उन्हीं के हिसाब से चलना होता था। ठीक है, तो ये जो डिक्टेटरशिप थी, इसी के कारण कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, या कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ देश बढ़ने लगा था। तो हम बारी बारी से जो भी घटनाएं हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और कैसे दुनिया स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम बढ़ा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। ठीक है, वो सारे इवेंट्स इस चैप्टर में कवर होंगे। Fascism in Italy. In the First World War, Italy was on the side of winning nations and fought फॉर दोज नेशंस। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कह सकते हैं कि इटली जो था वो उन देशों में था जिन देशों की साइड को विजय हासिल हुई थी। दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो जिस भाग में इटली था वो वाली साइड को विजय हासिल हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, it incurred a massive expenditure of $12 billion। हालांकि इटली ने 12 बिलियन डॉलर्स गवा दिए थे उस युद्ध में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए बहुत सारा खर्चा हुआ था। लगभग 12 बिलियन डॉलर्स खर्चा हुआ था इटली का, जबकि उनके 6 लाख से ज्यादा सैनिक सिपाही मारे गए थे। Yet the other winning nations took over the choicest territories, ignoring Italy। इटली ने इतना खर्चा किया युद्ध में, उसके इतने सैनिक मारे गए, वो भी जीते हुए देशों में से एक था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता था। बावजूद इसके इटली को, जब वो जो पेरिस में जो मीटिंग हुई थी, शांति की जो पीस फॉर्मिंग जो मीटिंग थी, उसमें इटली को इग्नोर किया गया और बाकी देशों को अपने मन से जो टेरिटरीज पर कब्जा करना था, यानी कि जिन देशों के ऊपर विजय हासिल हुई थी, उन देशों के अलग अलग हिस्सों पर जब बाकी देश कब्जा कर रहे थे, उस समय इटली को इग्नोर किया गया। इटली को उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई और बाकी देशों को ये मौका दिया गया कि वो चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सी टेरिटरी किस देश की चाहिए। जो जिस देश के बॉर्डर पर था
वहाँ बॉर्डर पर कितना हिस्सा उनको, कौन सी टेरिटरी का हिस्सा चाहिए, जिन देशों को वो हरा चुके थे उसका अधिकार मिला था बाकी देशों को। बट इटली भी जीते हुए देशों, विजेता जो देश थे उनमें एक था, उनमें से एक था। फिर भी इटली को इग्नोर किया गया, उसको ये मौका नहीं दिया गया। इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, और इस बात पर इटली बिल्कुल खुश नहीं था, वो नाराज था और फ्रस्ट्रेटेड था, मन ही मन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। Its nationalistic feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible। ठीक है, तो इटली और उसके देशवासियों को ये एक बहुत बड़ा अपमान लग रहा था। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इटली के साथ हुआ वो बहुत गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इटली का एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है पूरी दुनिया के सामने, और कहीं ना कहीं इटली के जो नागरिक थे, जो निवासी थे, वो उसकी गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि इटली ने बहुत सारे पैसे युद्ध पे खर्च किए थे, उनके बहुत सारे सिपाही मारे गए थे, और युद्ध को जीतने में इटली का अहम योगदान था। बावजूद इसके, जब पेरिस में पीस फॉर्मिंग मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में बाकी सब देशों को तो ये अधिकार दिया गया कि उन्हें कौन सी टेरिटरी पे कब्जा करना है वो चुन सकती हैं, बट इटली को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। किसी भी तरह की कोई भी ऑफर इटली को नहीं किया गया। तो इटली की जो जनता थी वो अपनी सरकार से नाराज थी कहीं ना कहीं। जब पूरी दुनिया के सामने इटली का इस तरह से अपमान किया गया, तो उसके लिए इटली के नागरिकों ने अपने ही सरकार थी उसको दोषी माना, और एक बदले की भावना, एक देशभक्ति की भावना सबके अंदर उमड़ रही थी। हालांकि ये देशभक्ति की भावना, बदले लेने की भावना भी इसमें शामिल थी। In order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched a fascist party। तब वहां पर एक नेता हुए जिनका नाम बेनिटो मुसोलिनी था, उन्होंने एक फेसियस पार्टी का निर्माण किया। He adopted a bundle of sticks and axe। ठीक है, लकड़ी और कुल्हाड़ी, इस चीज का उन्होंने अपनी पार्टी का जो सिंबल होता है, जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग सिंबल होता है, जैसे हमारे देश में बीजेपी और कांग्रेस का कमल और हाथ है, उसी प्रकार से, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ हिज पार्टी। Fascism has evolved from Italian word fascismo, which means absolute control of state on all things. Mussolini's maxim was one party one leader। ठीक है, अब मुसोलिनी ने अपना एक स्लोगन बना लिया था कि वन पार्टी वन लीडर, पूरे देश में एक ही पार्टी हो, पार्टी यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, एक ही राजनीतिक दल हो, और उसका एक ही नेता हो। He gave military training to his party volunteer। उनकी पार्टी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी उनके साथ जुड़े थे उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। Who wore ब्लैक यूनिफॉर्म, और वो लोग ब्लैक यूनिफॉर्म पहना करते थे। After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Rhodesian Islands from तुर्की। ठीक है, जैसे ही वो नेता बने, लोगों ने उन्हें नेता बना दिया, ठीक है, वैसे ही उन्होंने शुरू किया कैप्चरिंग करना। आसपास के जो इलाके थे, उन्होंने तुर्की देश के 2 आइलैंड्स जो थे उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें इटली में शामिल कर लिया। He also won Albania, Abyssinia and Fiume port in 1924। ठीक है, 1924 में उन्होंने 3 और छोटे छोटे जो बंदरगाह थे, जो सी पोर्ट थे, उन पर उन्होंने कब्जा किया। After these victories, Mussolini stabbed all ties with League of Nations and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis।
Thus, Italy become responsible for the Second World War. ठीक है, मुसोलिनी ने एक के बाद एक कई टेरिटरीज पे अपना कब्जा करते गए वो, और जो लीग ऑफ नेशंस ने जो एक लीग ऑफ नेशन बना था, जैसा कि हमें याद हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो लीग ऑफ नेशन में जो कानून बने थे, जो मर्यादाएं तय की गई थी, जो एक तरह की ट्रीटीज बनी थी, वो सब ट्रीटीज और सब नियम और सब कुछ इटली ने भंग कर दिए थे। इटली ने एक के बाद एक कई आइलैंड्स और कई टेरिटरीज पे अपना कब्जा अपनी मिलिट्री पावर के दम पर करना शुरू कर दिया था। और ये सब हुआ बेनिटो मुसोलिनी की वजह से, जिन्होंने अपने देश में एक फेसिस्ट पार्टी का निर्माण किया उस समय जब वो अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। पावर में आने के बाद मुसोलिनी ने इंटरनेशनल लेवल पर एक तरह की लड़ाई की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के देशों के साथ दुश्मनी मोड़ लेनी शुरू की और उनकी जो टेरिटरीज थी उन पर उन्होंने मिलिट्री पावर के दम पर कब्जा करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें सही नहीं हुई थी और इटली की इस हरकत की वजह से दुनिया फिर से लड़ाई की तरफ बढ़ने का पहला कदम उठा चुकी थी। Nazism in Germany. जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि हम जानते हैं जर्मनी पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गई थी। वो उन देशों में थी जिन देशों की साइड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुकी थी। इतना ही नहीं, जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसको जिम्मेवार भी ठहराया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और बहुत सारी पेनल्टीज भी लगी थी, बहुत सारा जुर्माना भी लगाया गया था जर्मनी के ऊपर। उसकी कई टेरिटरीज छीन ली गई थी, कई सारी जो जगहें थी वो उनसे वापस ले ली गई थी जब पेरिस में जो पीस प्रोसेस शुरू हुई थी वहां पर। ठीक है, तो जर्मनी मन ही मन खफा था इस सब चीज़ों से, और कहीं ना कहीं उसके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। इट वॉज इकोनॉमिकली र्यून्ड। जर्मनी पूरी तरह से इकोनॉमिकली बहुत ही नुकसान हो चुका था, एक तरह से कंगाल हो चुका था। पेरिस पीस प्रोसेस हैज कंपील्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलस। पेरिस पीस प्रोसेस में जर्मनी को मजबूर किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलस साइन करने के लिए। Germans were extremely angry with this unjust treaty। ठीक है, जर्मनी के जो लोग थे और जर्मनी का हर एक इंसान जो ट्रीटी उनसे साइन करवाई गई उसको अपने साथ अन्याय के रूप में देख रहे थे। एडोल्फ हिटलर जॉइंड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी इन 1990। मुसोलिनी की तरह जर्मनी में भी अब एक पार्टी बन चुकी थी जो कि कहीं ना कहीं अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ थी। और एडोल्फ हिटलर, दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर, सबसे बड़े तानाशाह जिनको कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर, उन्होंने 1919 में उस पार्टी को, जिसका नाम सोशलिस्ट जर्मन पार्टी था, उसको ज्वाइन किया। इस पार्टी का भी वैसा ही रोल था जैसे मुसोलिनी की फेशियस पार्टी जो उन्होंने इटली में बनाई थी, बिल्कुल वैसा ही कुछ इसका भी रोल होने वाला था। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। धीरे धीरे इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। नाजी जो पार्टी थी उसकी बस एक ही फिलोसॉफी थी, देशभक्ति और सोशलिज्म। After the death of German President Hindenburg, Hitler assumed the post and established his dictatorial rule। जैसे ही जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग का देहांत हुआ, उनकी डेथ हुई, उसके बाद हिटलर ने खुद को उस देश का डिक्टेटर यानी कि राजा घोषित कर दिया, तानाशाह घोषित कर दिया, और मिलिट्री पावर की दम पर जर्मनी का हेड बन गया, वो जर्मनी का एक तरह से राजा बन गया। ठीक है, ही
adopted stern and aggressive policies and led the Germans towards narrow nationalism। ठीक है, उन्होंने फिर हिटलर ने जब देश से ही देश के वो डिक्टेटर बने, तानाशाह बने, उन्होंने लोगों के अंदर आक्रोश पैदा किया, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की और बदले की भावना पैदा की, और लोगों को मिलिट्री ज्वाइन करवाई और लोगों के अंदर बदले की भावना वो लगातार पैदा करते रहे। मुसोलिनी की तरह ही यहाँ पर भी उन्होंने नेशनलिज्म को उपयोग करके लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बनाकर एक तरह से एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी उन्होंने। जर्मन कंसिडर्ड हिटलर एज अ फ्यूरर, यानी कि सेवियर जो कहते हैं वो। ठीक है, तो जर्मनी का हर एक निवासी कहीं ना कहीं हिटलर को देश, जैसे हिटलर ने देश बचा लिया हो, देश को डूबने से बचा लिया हो, वैसा मान रहे थे, उनको अपना मसीहा मान रहे थे। सभी हिटलर को अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। और कुछ भी कहो, हिटलर जैसा भी था, आज हम उनके बारे में कई प्रकार की बातें सुनते हैं, बट वो एक बहुत ही महान लीडर थे। उन्होंने अपनी मिलिट्री का जो निर्माण किया था उसमें उन्होंने बहुत जोश और बहुत एनर्जी भरी थी। उनके जो स्पीचेस होती थी, उनके जो भी वो पब्लिक स्पीकिंग करते थे उसमें वो जनता में जोश का संचार कर देते थे। तो पूरा जो जर्मनी था, जो उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अन्याय हुआ था, अब पूरे जर्मनी के निवासी ये मान चुके थे, पूरी मिलिट्री ये मान चुकी थी कि हिटलर जो है वो उनके मसीहा हैं, और जो भी अन्याय उनके साथ हुआ है उस अन्याय का वो पूरी दुनिया से बदला लेंगे और जर्मनी को सबसे ताकतवर देश पूरी दुनिया में बना कर रहेंगे। नाजी सोल्जर्स वॉर ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म। जिस प्रकार से हमने मुसोलिनी की जो फेशियस्ट पार्टी जो थी वो ब्लैक यूनिफॉर्म पहना करती थी, उसी प्रकार से जो जर्मनी की जो नाजी सोल्जर्स है वो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना करते थे। एंड स्टक और रेड स्ट्रिप ऑन देयर शोल्डर, और रेड कलर की एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा वो शोल्डर पे लगा के रखते थे। एंड वॉर अ सिंबल ऑफ स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक सिंबल को वो यूज करते थे अपनी यूनिफॉर्म में। ये स्वास्तिक सिंबल वही है, मंगल सूचक एक चिन्ह जो हमारे भारत की संस्कृति में यूज होता है। भारत की संस्कृति, भारत की जो परंपरा, पूजा पाठ और अच्छे मंगल चिन्हों में जिनकी गिनती होती है, वो स्वास्तिक चिन्ह जो था वो जर्मनी में यूज हो रहा था उस समय। और हिटलर की जो आर्मी थी, मिलिट्री की आर्मी, वो इस स्वास्तिक चिन्ह को यूज कर रही थी। तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में उस समय भी फैली हुई थी। ठीक है, Hitler's authoritarian and militarist nature become obvious after coming to power. हिटलर जब पावर में आए तो उनका पूरी तरह से, उनका जो एनर्जी थी, उनका जो मिलिट्रिज्म था वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। वो एक बहुत ही अच्छी तरह से देश का नेतृत्व कर रहे थे। His main aim was द इमरजेंस ऑफ जर्मनी एज अ मेजर पावर, और वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के नक्शे पर जर्मनी की छाप छोड़ना चाहते थे, जर्मनी को एक बहुत ही पावरफुल नेशन बनाना चाहते थे। और उससे भी ज़्यादा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके साथ जो जर्मनी के साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय का बदला लेना चाहते थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना तो थी, लेकिन बदले की भावना जो एक थी वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होने ही वाली थी। इन द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस, हिज पॉलिसीज वेयर टारगेटेड एज एक्सट्रीमेटिंग ज्यूज, जाइपीज एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल। कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं जो बाकी जो माइनॉरिटीज थी, एक तरह से